मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा तन्नवा नगर के, जहां पे कभी एक पुराना पेट्रोल पंप हुआ करता था, लेकिन आज वो जगह जो है वो खाली है। उसी प्लॉट के ऊपर मुमरा के जो चर्चित समाज सेवक है नूरुद्दीन नाइक साहब, आज उन्होंने यहाँ पे एक अफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस अफ्तार पार्टी के अंदर ना केवल मुमरा के बल्कि बम्बई से मतलब जो वहाँ की एक तंजीम है जो काफ़ी बढ़ चढ़ के सामाजिक कामों में हिस्सा लेती है, महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल, उस तंजीम से जुड़े हुए लोग भी आज नूरुद्दीन नाइक साहब के कहने पे इस अफ्तार पार्टी में शामिल बने। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं, ये वो टीम है महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल की, कि देश के अंदर जब भी कोई ऐसी बड़ी बात होती, कोई आफत आती है, तो ये लोग हमेशा मतलब आगे आते हैं, उसका प्रोटेस्ट करते हैं और हालात को किस तरीके से नियंत्रण में रखा जाए इसके लिए वो कोशिशें भी अपनी करते रहते हैं। तो आज इस अफ्तार पार्टी में शामिल हुए ये लोग, और इस अफ्तार पार्टी की खास वजह ये भी है कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम जो मीडिया, नेशनल मीडिया जिस तरीके से मुमरा की छवि को ख़राब करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहता है, यहाँ का वातावरण ख़राब करने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, लेकिन मुमरा एक ऐसा शहर है जिसने आज तक पूरे ना केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को अमन और शांति का एक संदेश दिया है, और जिसकी जीती जागती मिसाल आज इस अफ्तार पार्टी के अंदर देखने को मिली। इस अफ्तार पार्टी में ना केवल मुस्लिम लोग बल्कि हिंदू समाज के भी लोग शामिल थे। यहाँ पे ऐसे कई इस अफ्तार पार्टी के अंदर हॉकर्स लोग जो थे वो हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, उन्होंने भी इस अफ्तार पार्टी में शरीक होकर ये साबित कर दिया कि मुमरा कौसा जो पूरे देश को एक अमन और शांति का संदेश देता है, ये शहर, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, ना जातिवाद है, ना धर्म के आधार पर यहाँ पे भेदभाव किया जाता है। तो आज ये जो लोग आए हैं बम्बई से, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार देश के अंदर जो सांप्रदायिकता की आग फैली हुई है, जिसने कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है, पूरे देश का वातावरण जो है खराब हो चला है, उसी के ऊपर हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे देखते हैं वो इस सारे मामले पे, उनकी क्या नज़र है और क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल के जो अध्यक्ष है सलीम अलवारे साहब, वो भी आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सलीम भाई, मेरा आपसे सवाल है कि हाल ही के दिनों में रामनवमी के जुलूस को लेके जिस तरीके से पूरे देश का वातावरण ख़राब हुआ है और जिस तरीके से घटनाएं आई हैं देश के अलग अलग राज्यों के अंदर, जो हिंसा हुई है मुसलमानों के खिलाफ, उसको लेके पूरे देश के मुसलमानों में एक बेचैनी है, एक आक्रोश है, तो कैसे देखते हैं आप इन सारे मामलों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बुरी बात है कि धर्म के नाम पे और धर्म के नाम पर निकाले वाले जुलूसों में हिंसा की जा रही है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये समझते हैं कि इंडिया इज़ द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लेकिन इसको संभालना, इसको बरकरार रखना हमारी ज़रूरत, हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी ज़रूरत भी है। पिछले महीने 2 महीने से जो मुल्क के हालात है वो बहुत ख़राब है हालात, और इन हालात को सुधारने के लिए नूरुद्दीन नाइक साहब जैसे और हमारे साथियों की जो छोटी छोटी कोशिशें हैं वो ये करना बहुत ज़रूरी है। आज उन्होंने यहाँ पर हॉकर्स को बुलाया आज के इस अफ्तार में, और बॉम्बे के बहुत सारे एक्टिविस्ट को बुलाया, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हमने आज के इस छोटे से कार्यक्रम में मैसेज देने की कोशिश की है कि मुमरा जैसा घनी मुस्लिम आबादी वाला जो शहर है, जिसकी आबादी 13 लाख से ज़्यादा है, मैं समझता हूँ, नूरुद्दीन भाई ज़्यादा बता सकते हैं कितनी पॉपुलेशन है, इसमें आज बहुत सारे हॉकरों को हमने यहाँ बुलाया था और उनसे बात की। वो इतना महफूज समझते हैं अपने आप को, जो गैर मुस्लिम हॉकर्स हैं, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से, जिनका ताल्लुक बनारस से, जिनका ताल्लुक आसाम से, वो यहाँ पर बहुत सुकून से बिज़नेस कर रहे हैं। जबकि हम लोगों को अफसोस होता है कि पिछले 2-2.5 महीनों में इस मुल्क के कई जगहों पर मुस्लिम हॉकर्स को मारा गया है, चूड़ी वालों को मारा गया है, मेहंदी बेचने वाले, मेहंदी का कोन बेचने वाले को मारा गया है। इस तरह की हरकतें शर्मनाक हैं, हमको बहुत शर्म आती है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बम्बई से जो प्रकाशित होता था उर्दू अखबार आलम, उनके चीफ एडिटर M.A. खालिद साहब भी यहाँ पे मौजूद है। खालिद भाई, जिस तरीके से सलीम अलवारे साहब ने बताया कि ये हमारी जिम्मेदारी, जो देश का माहौल बना हुआ सांप्रदायिकता का, उसको मतलब वो करने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? वो क्यों खामोश है? पूरा देश जो है सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप है। क्या ये एक सोची साजिश का हिस्सा है? ये मैं आपको पहले तो ठीक कराने की कोशिश करूंगा कि ये देश का वातावरण जो है वो बनाया गया है, तो देश का कोई वातावरण ख़राब नहीं है, उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। रामनवमी के नाम से जिस तरह के काम किए गए, जिस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है,
वो बहुत बुरी चीज़ है। हम तमाम लोग उससे बहुत शर्मिंदा है। हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है इससे लोग परेशान हैं। और बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास छोटी छोटी बातों के लिए वक्त होता है। फाइल जैसी पिक्चर के लिए उसके लिए कमेंट्स देने के लिए उनके पास वक्त होता है, लेकिन एक ट्वीट करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। नहीं, अब जो हम इतना बड़ा मसला मुल्क के अंदर जो है कि इतना बड़ा फसाद हो रहा है, फ़िरका परस्ती सर उठा रही है, उसके लिए बोलने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के पास वक्त नहीं है, क्योंकि वो इसी एजेंडे पे काम करना चाहते हैं। उनका मकसद ये मुल्क में पोलराइजेशन करना और पोलराइजेशन करके वोट हासिल करना। बाई इलेक्शन हो रहा था, उसके रिज़ल्ट में असरअंदाज होने की कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान के लोग बहुत सूझबूझ के साथ उन्होंने फ़ैसला करते हैं। उसी सूझबूझ के वजह से ही पाँचों जगह से बीजेपी को हाथ से खाली हाथ रहना पड़ा। पाँचों जगह सीट से वो हार चुके हैं। और यहाँ पे हमारे नूरुद्दीन नाइक साहब ने जो इफ्तार पार्टी रखी है, उसकी ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे हम कुछ लोगों से हमें मिलने का मौका मिला जो गैर मुस्लिम थे, यूपी, बिहार, कर्नाटक से आए हुए लोग थे। वो 20-25 साल से यहाँ रह रहे। हम उनके तासुरात को मालूम करने की कोशिश की कि भाई आपको यहाँ किस तरह मुसलमानों में कोई आपके साथ मतभेद या कोई भेदभाव का कोई सलूक होता है। कि वो कहते हैं कि 20-25-30 साल से हम भाई बहनों की तरह एक घर के एक फैमिली की तरह हम यहाँ रहते हैं, धंधा में 25-30 साल से कर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और उन्हें उसमें से एक शख्स ने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये कहा कि भाई जिस तरह के मुमरा के माहौल है, उस तरह के जो मुसलमान और हिंदू साथ में मिल के हर चीज़ को साथ करते हैं, इसी तरह पूरा हिंदुस्तान में होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। मैडम आपका क्या नाम है? वर्षा विद्या विलास। अच्छा, तो मैडम ये जो पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है, मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफ़रतों की दीवार खड़ी करके देश के अंदर जो दंगे कराए जा रहे हैं, इसको लेके आपका क्या कहना है? क्योंकि देश के कई राज्य इस समय दंगे की आग में झुलस रहे, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो। आज ऐसी भी खबरें आई कि दिल्ली के अंदर भी दंगे हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? सबसे पहले तो कर्नाटक में जिस तरह से हमारे मुस्लिम जो भाई बहन हैं कि जो जिस तरह का छोटे मोटे धंधा अपने रोज़ की ज़िंदगी बसर करने के लिए लगाते हैं, उनको जिस तरह से हटाया गया उसका मैं निषेध करती हूँ। और देश भर में इस तरह का जो माहौल पैदा करने की कोशिश चल रही है, उसका तो एक कार्यकर्ता के नाते मुझे लगता है कि इसका निषेध करना ही चाहिए। कोशिश ये चल रही है कि देश में इस तरह के हालात फिर से, यानी 92 वाला दंगा हम भूले नहीं हैं आज भी, तो कहीं ना कहीं फिर से इस तरह का धर्म का उन्माद को लेकर फिर से इस तरह को भड़काओ, ताकि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं, इनके पास अभी मुद्दे कोई भी नहीं है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन आवश्यक वस्तुओं के मुद्दे कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ इस तरह के मुद्दों को आगे लेके आओ और धर्म के मुद्दों को ज़्यादातर आगे लेके आओ और आपस में लड़ाओ। तो मुझे लगता है कि ये साजिश लोग समझ रहे हैं, क्योंकि देश इतना ज़बरदस्त है हमारा। आज मुझे लगता है कि यहाँ पे भारत का दर्शन हो गया। यहाँ पर जो मुमरा कोसा में हमारे नरू भाई ने आज इस तरह का, ये छोटी सी जगह में आप देख सकते हो कि अलग अलग धर्म जाति के लोग यहाँ बैठे, साथ बैठकर हमने खाना खाया है। इस तरह यहाँ पर कोई किसी की ज़ात नहीं पूछ रहा है, इंसानियत ही हमारी ज़ात है। इस तरह की बात को लेकर इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। यस, धर्म जात जो भी बोला आप, मुझे लगता है। और इस तरह के मुझे लगता है कि इतना ज़बरदस्त यहाँ पर यानी जो कोशिश ये की जा रही है कि हिंदू मुसलमानों को मारे या मुसलमान हिंदू को मारे, इस तरह की जो भड़काने वाली भड़काऊ चीज़ें अलग अलग तरह से की जा रही है, इस देश को कभी किसी तोड़ने की कितनी भी कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है ये तोड़ा नहीं जा रहा है। वो नारा है कि ना, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, वो भारत जोड़े वो लाने में हर धर्म, जाति, लिंग, पंथ का साथी यहाँ पर एकत्रित रह सकता है। और ये हमारी जो ताकत है वो मुझे नहीं लगता है कि इन सारी चीज़ों से टूटेगी। और सच में मुमरा में वो बहुत ही सुंदर छोटा सा ही एक कोशिश जो थी इस तरह से, जो नरोत्तम भाई कितने सालों से कर रहे हैं, ये सारी कोशिशें लोगों के सामने आनी चाहिए कि भाई यहाँ देखो, यहाँ पर एक मुसलमान ही भाई है जो हिंदू भाइयों को जिस तरह से आज ठेले लगाने को जिस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर की गई। मैंने हर उस साथी से हम मिले, हॉकर्स से, जो यहाँ पे कुछ ना कुछ सामान बेच रहे, फरसान बेच रहे, चूड़ी बेच रहे, जो रहे, वो इतने खुश है कि आप आज हमको मुझे पूछ रहे हैं इसलिए। तो इसके पहले तो हमारे नरोत्तम भाई, नरू भाई हमारे हैं और हम मिलजुल के ये सब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे हमें सबक लेना चाहिए
और जहाँ पर देश भर में इस तरह की कोशिश कोई करने की कोशिश भी करे तो मुझे लगता है कि उस कोशिश को हमको हमारे तरह से एकत्रित आकर हमको सबको इसको कड़ा जवाब देना चाहिए कि हम इसको नहीं सहेंगे और हम एकत्रित हैं तो हम एकत्रित तरीके से इस देश में रहेंगे। दोस्तों बम्बई से और भी कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे, उनकी भी प्रक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो देश का माहौल इस समय बना हुआ है वो उसके बारे में उनका क्या कहना है। भाई क्या नाम है आपका? मेहुल में पानी। अच्छा, तो मेहुल भाई इस समय जो देश का एक माहौल बना हुआ है, अगर भारत की आबादी की अगर हम बात करें तो 130 करोड़ की जनसंख्या वाला ये देश है, जिसमें 100 करोड़ हिंदू समाज के लोग रहते हैं और 30 करोड़ मुसलमान समाज के। तो ये जो हिंदू समाज जो है उसको ये उनके दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो क्या 30 करोड़ जो मुसलमान है उनसे 100 करोड़ हिंदुओं को खतरा है? तो मेरा आपसे ये सवाल है कि देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है या भारत का संविधान खतरे में? देखिए, पता नहीं खतरे में कौन है। खतरे में 2014 और 2019 के इलेक्शन जिन मुद्दों पे लड़े गए थे वो मुद्दे हार चुके हैं और उन मुद्दों पे अब अगला चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो नए मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। अब समझ लीजिए कि धीमी आंच पे जहर पक रहा है, अभी इसमें उबाल आना बाकी है। 2024 तक और उबाल आएगा। खतरे में 2024 ख़त्म होने पे पता चलेगा कि पूरा देश ही खतरे में था नहीं और ख़तरे में आ गया एक इलेक्शन को जीतने के की वजह से। दूसरी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उस ऑपोजिशन से आते हैं जहाँ पे हम एजेंडा खड़ा करते थे। गांधी जी को किसी ने पूछा नहीं था कि नमक का सत्याग्रह करो, वो रिएक्शनरी नहीं थे, लेकिन गांधी जी मुद्दा खड़ा करते थे। हम रिएक्शनरी फोर्स बन गए, हम मुद्दे के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। जब कर्नाटक में कुछ हो रहा है तो हम बम्बई में मुमरा में उसका उल्टा कार्यक्रम करके क्या कहना चाहते हैं? हम अपने मुद्दे क्यों नहीं खड़े करते? देश अगर इतने सवालों से ग्रसित है जो इतने लोगों ने कहा, तो हम अपने मुद्दे क्यों नहीं खड़े करते? ये मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगती है हमारी मूवमेंट में कि हम उनके मुद्दों पर लड़ रहे हैं। मुद्दे वो पहले खड़े करते हैं, हम सिर्फ जवाब देते रह जाते हैं। जवाब पहुंचने तक नया मुद्दा खड़ा कर देते हैं। तो इसमें से निकलना पड़ेगा 2024 से पहले। आपका कहने का मतलब ये कि मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के दंगे कराए जा रहे हैं। हटे हुए मुद्दे के ऊपर आप लोगों का ध्यान पुनः आकर्षित करना चाह रहे हो, लेकिन मुद्दा तो हटा हुआ ही है। तो ये मुद्दे पर हम जब रिएक्शन करते हैं तो हम उसके एजेंडा पे खेल रहे हैं। हमें अपने मुद्दे खड़े करने चाहिए। सरकार से हर रोज़ एक मुश्किल सवाल पूछना चाहिए जो और उसकी हवा बनानी चाहिए कि सरकार उसका जवाब देते देते उसके पसीने छूटे। सरकार की बहुत सारी फेलियर्स रही हैं, हम क्यों नहीं पकड़ रहे हैं सरकार को उस पर? हम क्यों उसके मुद्दे पर खेल रहे हैं? कभी कभी ये लगता है कि हमको थोड़ा बदलना पड़ेगा, हमको अपने मुद्दे खड़े करने पड़ेंगे। मैडम आपका क्या नाम है? जयानी। अच्छा मैडम, जिस तरीके से मतलब पिछले 12-13 दिन पहले रामनवमी का जो जुलूस पूरे देश भर में निकला और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्हें सभी समाज के लोग बड़े आदर से उनका नाम लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जिस तरीके से उनके नाम के ऊपर जो पूरे देश भर में अलग अलग राज्य में जो हिंसा हुई और अभी भी हो ही रही है, तो कैसे देखते हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी और जो संघ परिवार है जो ये कहता है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि राम के नाम पे जिस तरीके से सांप्रदायिकता की आग फैला के ये देश का वातावरण खराब कर रहे हैं, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम नाम का ये उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं, दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ। राम जी कौन थे? वही नहीं पहचाने को। क्या उन्होंने भगवान राम ने जो है क्या यही संदेश दिया था? राम वो है जो शूद्र के साथ रहा है, राम वो है जो आदिवासी के साथ रहा है। वो कहीं भेदभाव उन्होंने नहीं करी ना सर। भेदभाव कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हमारी सीख है जो गड़बड़ा गई है। मैडम क्या आप ये बात मानते हैं कि दुनिया का कोई भी धर्म हो, वो हर धर्म जो है मतलब प्यार मोहब्बत और लोगों को मिलजुल के रहने का संदेश देता है? फिर ये जो देश के अंदर जो वातावरण बना हुआ है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद तो एक ही है सब, पावर, और तो कुछ है सत्ता में बने रहना, बस, और कुछ नहीं है सब। अच्छा। ये हम पहचानते हैं, आज भारत के हर एक वासी समझता है ये चीज़, बस वही है सब।
वही है। मतलब सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लोगों की लाशों पे से गुजर के भी मतलब उनको सत्ता हासिल करनी है, पावर हासिल करना। अच्छा राइट, थैंक यू। भाई आपका क्या नाम है? सीताराम शेलार। अच्छा, तो आप भी बम्बई से आए हुए हैं? हाँ। सीताराम भाई, ये जो माहौल बना हुआ है देश के अंदर, जो मतलब हिंदू मुसलमान के बीच में दूरियां पैदा की जा रही है, नफरतों की दीवार खड़ी की जा रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? ये कहना है कि ये जो गंगा जमनी तहजीब है इस भारतवर्ष की, इसको हिलाने की कोशिश हो रही है। जो कोशिश है वो कई सालों से कर रहे हैं और वो नाकाम हुई है। और आज वो जब उनको याद नहीं आ रहा है कि वो उन्होंने हर इंसान के बैंक खाते में 15 लाख डालने थे, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। जब हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने थे, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। जब उन्होंने ये कमिट किया कि हर घर में पानी होगा, हर घर नल होगा, वो नहीं कर सकते, तो तब मुंह छुपाने के लिए क्या है? तो मुंह छुपाने के लिए कुछ नया मुद्दा चाहिए। इसलिए जो इंसान एक साथ रह रहे हैं सालों से, ये एक संस्कृति बनी है, मेल मिलाप की संस्कृति बनी है, वो मेल मिलाप की संस्कृति का आज हमने यहाँ पर एक अंग देखा। क्या देखा आपने? जहाँ पर इफ्तारी में सभी हिंदू, मुसलमान और गैर मुसलमान कई धर्मों जातियों के लोग इकट्ठा आके इस पूरे समारोह में शामिल हुए। तो ये जो बुनियादी जुड़ाव है, इस जुड़ाव को धक्का मारने की वो कोशिश कर रहे हैं और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आपको क्या लगता है वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी कोशिशें नाकामयाब करना ये आज हमारी जिम्मेदारी है। और भी कुछ लोग आए हुए बम्बई से, हम उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? माझं नाव आहे कॅप्टन अकबर मोहम्मद खलपे। अच्छा, तो अकबर भाई, जिस तरीके से पूरे देश का माहौल पिछले कुछ दिनों से ख़राब चल रहा है, महाराष्ट्र का भी वातावरण ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मनसे प्रमुख जो है राज ठाकरे, उन्होंने पिछले दिनों मतलब लाउड स्पीकर और अजान को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उसको लेकर महाराष्ट्र में भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और उन्होंने राज्य सरकार को 3 मई का अल्टीमेटम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने जो चेतावनी दी है 3 मई की लाउड स्पीकर उतारने की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये लाउड स्पीकर वगैरह उतारने से क्या जो महंगाई है वो कम हो जाएंगी, जो दूसरे जो मुद्दे हैं क्या वो हल हो जाएंगे लाउड स्पीकर उतारने जो से? राज ठाकरे बोला भोंगा उतारने का, हाँ, तो ये पब्लिक और मीडिया के ऊपर है। हाँ। कि वो जो कोहिनूर के ऊपर भोंगा लेके बैठा है, तो उसको उतारो, उसको बिल्कुल कवरेज मत दे दो। उसका क्या पड़ा हुआ है, उसका क्या वजूद है और वो क्या बोलता है? अगर कोहिनूर उसके पास नहीं है तो है क्या? गुंडागर्दी से दुनिया नहीं चलती है। अभी मैं वो गांव से आता हूँ जहाँ पे अभी रमज़ान चल रहा है, तुम्हारी हनुमान जयंती हुई, बुद्धों का बड़ा प्रोसेशन निकला, कोई बात नहीं है, आज शांति से सब होता है। दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। ये लोग पूरे देश को बिक रहे हैं, पूरे बेच खरीद के बैठे हुए हैं और ये छुपाने के लिए लोगों का किधर न किधर ध्यान खींच रहे हैं। मुमरा से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स है और मेजॉरिटी जो हॉकर्स है वो हिंदू है। सर मैं आपको रोक के बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से चाहे वो यूपी हो या दिल्ली हो, वहाँ पे जो धर्म संसद लगाई गई थी, उस धर्म संसद में कुछ कथित महंत ने मतलब मुसलमानों को मतलब नरसंहार करने की धमकी दी, मतलब उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करने की धमकियाँ दी। तो ये जो देश का एक वातावरण बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये हमारा देश भारत किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है? मैंने आपको एक टाइम बोल दिया, ए लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, वो सब ये यहाँ गड़बड़ी कराते हैं, समाज में अराजकता कराएंगे और ये सब देश बेच रहे हैं। अभी कोई ऐसा पब्लिक PSU का नहीं बचा हुआ है जो हमारे हाथ में देश का है। सर मेरा आपसे भी एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है कि हिंदू खतरे में, देश खतरे में, आप क्या कहना चाहेंगे? कौन खतरे में? हिंदू खतरे में, देश खतरे में या भारत का संविधान खतरे में?
सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नूरुद्दीन भाई का, जिन्होंने यहाँ पर सब हॉकर्स जो मैक्सिमम नॉन मुस्लिम्स थे मुमरा में, उनको बुला के इफ्तार की दावत दी। और माशाल्लाह मैं देखा यहाँ पर कुछ हॉकर्स हैं, कुछ 35-40 ईयर्स से काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे भी थे 20-20 साल से काम कर रहे हैं। माशाल्लाह एवरीवन आर हैप्पी। वो बोलते हैं कि यहाँ का माहौल मुमरा का माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो थैंक यू नूरू भाई, जज़ाकल्लाह खैर। और जो बात आप कह रहे हैं सर, मैं एक बात मुझे ऐसा समझ में आती है कि इकोनॉमिक मैं अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि मेरा फाइनेंस से बैकग्राउंड रहा है। ये हमारी कंट्री को बुरे तरीके से लछाड़ रहे हैं। इनको जो मुद्दा हमारे पास मेन मुद्दा है खाने का, पढ़ाई का और मेडिकल का, ये तीनों चीज़ों से पछड़ गई है गवर्नमेंट। तो अभी ये इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, तो क्या करते हैं कि भाई लड़ाओ लोगों को, उनके माइंड डाइवर्ट करने वाली बात करते हैं। इनके पास मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने हमारी कंट्री को एकदम कंगाली की तरफ लेकर आ गए और सारी चीज़ें जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स कंपनी है सब सेल कर रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ अब बात करने के लिए फिरोज़ मोतीपुर वाला है, जो मुंबई के काफ़ी चर्चित समाज सेवक है। हम उनसे भी बात करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त देश में जो माहौल बना हुआ वो किस नज़रिए से उसे देखते हैं। क्या कहना चाहोगे भाई देश के माहौल पे? बेसिकली वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज के गैदरिंग का वही मकसद था और वो गांधी बापू का भी प्रोग्राम था। देखो, आग अगर जलाई जाएगी तो आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, और अगर आग फैलेगी और आप घर में बैठ के देखते रहोगे तो भी चलेगा नहीं। तो उनका और हम दूसरे सभी सवालों पे संघर्ष कर रहे हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल है या महंगाई के सवाल है या जिस प्रकार से देश बेचा जा रहा है, वो सब पे अलग अलग किस्म के हमारे जो साथी संगठन हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो बड़ी राजनीति उनकी बन चुकी है कि ये देश का सामाजिक विभाजन करेंगे। एक दूसरा पार्टीशन की एक तैयारी हो रही है, जो एक सोशो पॉलिटिकल पार्टीशन होगा, जहाँ मुसलमानों को एक पूरा गेटो में डाला जाएगा और वो गेटो बनते जा रहा है। उसका जवाब हमारे पास क्या है? उसका एक छोटा सा जवाब कर्नाटक का क्राइसिस का एक छोटा सा जवाब नूरुद्दीन भाई, भारत बचाओ आंदोलन और जो हमारा महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल है, सब लोगों ने मिलकर दिया कि अगर आप गरीब हॉकर्स को धर्म के नाम पे बांटोगे तो हम होने नहीं देंगे। हम यहाँ हिंदू और मुस्लिम हॉकर और बाकी के समाज के हॉकरों को मिलकर हम उसके मेड़ावे करेंगे, इफ्तार गैदरिंग करेंगे। और आज नूरुद्दीन भाई ने जो एक इनिशिएटिव अपने आप लिया था, उसके बाद ये आइडिया है कि इस किस्म की गैदरिंग करें। बम्बे के बहुत सारे जन संगठन के साथी आए हैं। अगले हफ्ते हम लोग नौपाड़ा बांदा इसमें यही करेंगे और अलग अलग जगह पे ये पूरी गैदरिंग होने वाली है। सवाल ये है कि जो पूरा हिंदू फाशीवाद का जो आक्रमण पूरे देश पे है, तो ये देश खतरे में है। हिंदू समाज भी खतरे में है, क्योंकि हिंदू समाज जितना हिंसा की तरफ जाएगा इतना वो धर्म कोलैप्स होगा। इस्लाम के साथ भी वही हुआ था। जब आईसिस अलकायदा का प्रभाव बना था तो बहुत सारे सवाल उठे थे इस्लाम के डॉक्ट्रिन्स को लेकर, और उसके उत्तर मुसलमानों ने, स्कॉलर्स ने दे दिए उसके हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ। उसी प्रकार से हिंदू समाज में से उस किस्म के उत्तर नहीं आए तो हिंदू समाज भी कोलैप्स होगा और हिंदू धर्म भी कोलैप्स होगा। उसका उत्तर भारतीय समाज और हिंदू समाज को देना होगा कि आपने आपके त्योहारों को दंगाई बना दिया है। सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, ओडिशा पे एक अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम पे भी हमला हुआ है। तो अलग अलग उनकी जो एक मॉब की टेरर है, ये मॉब साइकोसिस है, मॉब का एक आतंकवाद बन चुका है कि हम अभी हथियार लेकर आएंगे, तलवार त्रिशूल कैसे करते मुझे तो समझ नहीं आता कि देश में कोई कानून व्यवस्था है, कोई पुलिस है कि नहीं है कि आपने त्योहारों को दंगा का एक मौका बना दिया है। ठीक है, तो पॉइंट इस के हिंदू फाशीवाद का, हिंदुत्व फाशीवाद, मनुवादी फाशीवाद का एक बहुत बड़ा आक्रमण ये पूरे देश पे है, हमारे संविधान पे, हमारे कानून व्यवस्था पे है, जिसका सबसे फ्रंटल निशाना अभी मुसलमान है। मगर इसके निशाने दलित भी, ओबीसी, आदिवासी है, जो भी नॉन वर्ण, मतलब जो ऊपर के सवर्णों के अपर कास्ट के अलावा सभी निशाने पे। मगर अभी मैं मानता हूँ कि इसके उत्तर मिलेंगे, इसके समीकरण बहुत जल्दी तैयार होंगे, जहाँ एक पोलराइजेशन होगा फाशीवाद के खिलाफ, और उसके संग के कार्यक्रम हमारे बाकी के संघर्ष चल रहे हैं। मगर कम्युनल पोलराइजेशन के अलावा आपको बता दूँ, 9 अगस्त जो क्विट इंडिया डे था से लेकर गांधी जयंती तक 2 अक्टूबर देश भर में कम्युनल हार्मनी की यात्रा निकलने वाली है। 30 तारीख को हम लोग यूसुफ मेडली सेंटर जमा होने वाले हैं और डॉक्टर जी डी पारिक जो स्वतंत्र सेनानी, उसके नेतृत्व में पूरे 2.5-3 महीने की पूरी यात्रा देश भर में निकलेगी। क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूँ, वो तोड़ने का काम करेंगे, हमको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और गांधी जी ने वही संदेशा दिया था आखिरी तक। इसका मतलब है कि हम लोग को सर्वधर्म प्रार्थना है, एक दूसरे के धर्मों को समझो, मज़हबों को समझो, समाज को समझो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम से हम बहुत बड़ा जवाब दे पाएंगे।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस शानदार अफ्तार पार्टी का आयोजन करने वाले नूरुद्दीन नाइक साहब से। नूरुद्दीन भाई, क्या कहना चाहोगे? आज आपने जो अफ्तार पार्टी दी थी, जिसमें ना केवल मुस्लिम बल्कि दूसरे धर्म समुदाय के लोग भी आए थे, गरीब हॉकर्स भी इसमें शामिल थे इस अफ्तार पार्टी में, तो ये अफ्तार पार्टी, इस तरह की अफ्तार पार्टी करने का ख्याल आपको कैसे आया? देखिए, मेरा पहले से विजन और इंटेंशन यही रहता है कि अमीरों को, बड़े लोगों को, पॉलिटिशियंस को सब बुलाते हैं, लेकिन नहीं बुलाते हैं तो ये हॉकर्स को नहीं बुलाते, सफाई कामगार को नहीं बुलाते, लेबर्स को नहीं बुलाते, जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो गरीबी से जूझ रहे, उनको नहीं बुलाया जाता है। क्यों? अरे उनको बुला के खिलाना चाहिए, इनसे रास्ता कायम रखना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं, उनसे रास्ता, जो नीचे के लोग हैं, जो नीचे बेचारे मेहनत करके जो अपना पूरा करते, हो सकता है वो ये सब चीज़ें उनको मुहैया नहीं होती है जो हम इफ्तार में बनाते हैं। जैसे हमने बिरयानी बनाया है और भी फ्राई बनाया है, उनको सब कुछ दिया है, तो वो जब खाएंगे तो उनकी यहाँ से दुआ निकलेगी, और ऐसे ही प्रोग्राम करके हम यूनाइट कर सकते हैं। मैं राज ठाकरे साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने मुमरा के ऊपर टिप्पणी की थी कि मुमरा के अंदर जो है वो आतंकी पकड़ा गए थे, ये सब, वो सब फेक था। पहले ATS आती थी यहाँ पे, क्राइम आती थी और यहाँ से उठा के लेके जाते थे और वो निर्दोष छूट जाते थे। लेकिन आपने जब हमारे आमदार साहब के ऊपर टिप्पणी किया, ये बात को लेके हमारे आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब के ऊपर आपने, जो हमारे गृह मंत्री, अपना हाउसिंग मिनिस्टर है, उसके ऊपर टिप्पणी की। मैं आपको बता दूं, ये पहले हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। मुमरा में उठा के लेके जाके बंद करते थे, जो बिल्कुल फेक था। लेकिन 2009 के बाद में जब हमारे आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब जब मुमरा में आए, हमने उनको चुन के लेके आया, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद एक ही बार कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ, जो ACP काले साहब थे उन्होंने किया था और जानबूझ के किया गया था। लेकिन आव्हाड साहब ने उस वक्त जो एक्शन लिया था उनके ऊपर, जो इतना क्रोध होकर उन्होंने बात किया था, वो सारे मसले ख़त्म हो गए। अभी आपको कोई पकड़ा नहीं जाता है। क्यों? कि आमदार मजबूत है ना। आमदार अगर मजबूत होगा, पूछेगा क्यों लेके जा रहा है करके। तो फिर ये मुमरा को बार बार जो यहाँ का नेशनल मीडिया क्यों बदनाम करने पे तुला हुआ? देखिए, कुछ नहीं है इनके पास। हिंदू मुस्लिम है। ये मेरा बच्चा राजेश है, राजेश मात्रे, इनकी मेरे कितने साल से पहचान है, जरा इनको पूछ लो। और ये बच्चा मेरी इतनी इज्जत, चुनाभट्टी में रहते, ये बच्चा मेरी इतनी इज्जत करता है जिसकी कोई बात नहीं है करके। मैं हमेशा इनको फ़ोन पे बात करूंगा, ये नहीं मेरे को दिखेगा तो मैं इनको घर से फ़ोन करके बुला लेता था, राजेश कुटे है तू करके। तो ये बच्चे हमारे, अब ये चंदन है, ये बिहार का है, ये बच्चा हमारे सामने ही हमारे पास पल बढ़ के, इसके वालिद, ये इसके भाई, कुछ नहीं था इनके पास। मैं ये बताने नहीं सकता हूँ क्या हमारी वही सेवा, ये कुछ नहीं, हमारे पास काम करते थे, करते करते मेहनत करते ये बच्चों ने अपना घर बना लिया, अपनी दुकान बना लिए और यहाँ पे धंधा करते। ये किसी भी धर्म के, मेरे को कोई धर्म से मतलब नहीं है, कोई अपना धर्म करे, क्यों नहीं करेगा धर्म अपना धर्म मेरे को, लेकिन इनको आपको अपलिफ्टमेंट करना है, इनको आपको प्लेटफॉर्म देना है, इनको आपको उठाना है। तो ऐसे लोग आपको खुद बता सकते कि हाँ हमने किया है करके। नूरुद्दीन भाई, ये इस समय जो देश के मतलब जो माहौल सा बना हुआ है, जो हिंसा की जो आग फैली हुई है कई राज्यों के अंदर, तो ऐसे दौर में आप मुसलमानों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मुसलमानों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, रैली हमारे मस्जिदों के सामने आएगी, आपको प्रोवोक नहीं करना है, रिवोक नहीं करना है, आपको पत्थर नहीं मारना है, आप उनकी इज्जत करो, उनको शरबत पिलाओ, उनको पानी पिलाओ। वो कितना भी हमको गाली देवे, वो भी हमारे भाई है, उनका भी खून लाल है, हमारा भी खून लाल है, गाली सबका खून लाल है। तो हमको सोचना चाहिए, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन मैं वापस मुमरा में मुसलमानों को रिक्वेस्ट करूंगा, अजान के मसले को इसको उछालो मत, अपना जो डेसिबल है ना उसको कम कर दो, इससे कोई नीचा नहीं होगा साहब, हमको कम करना चाहिए। और दूसरा, और मैं आपके इससे चैनल के माध्यम से मुसलमानों को हाथ जोड़ के कहता हूँ, अब हम थोड़े रिफॉर्म, मस्जिदों में नमाज पढ़ो, रास्ते पे नमाज पढ़ना बंद करो, जो जायज़ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, उलमाए कराम को मैंने बोला हूँ, अब आपको आगे आना पड़ेगा, वरना ये मसला भी खड़ा होगा करके, ये मसला भी खड़ा होगा। हम कौन से मसले से लड़ेंगे बताइए ना। अब जो मसला खड़े होने से पहले उसके आप प्रिकॉशन ले लो करके, समझे। तो मैं लोगों से, अभी आए हुए तमाम मेरे मेहमानों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे बुलाने पे सब आए, मुंबई से भी आए और मुमरा के भी आए। मेरा ये पैशन है, दिस इज़ माय पैशन। मैं हमेशा जो मेरे लेवल के लोग हैं उनके साथ में उठना बैठना, उनके साथ में खाना पीना पसंद करता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच करके।
तो दोस्तों, जिस तरीके से मुमरा के जो समाज सेवक है नूरुद्दीन नाइक साहब, आज उन्होंने मतलब यहाँ पे एक शानदार अफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें बम्बई से कई मतलब सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोग आए थे। और हमने जब आज जो देश का जो वातावरण बना हुआ उस ताल्लुक से उनके सवालात किए तो लोगों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, जिसमें हमारे कई गैर मुस्लिम भाई और बहनें भी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने एकता और अखंडता की बात की। लेकिन जिस तरीके से देश का वातावरण ख़राब किया जा रहा है, ये कह के मतलब देश खतरे में, हिंदू खतरे में, जबकि हकीकत तो ये कि ना तो देश खतरे में न हिंदू खतरे में, बल्कि जिस तरीके से पिछले दिनों जिस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा संविधान खतरे में। ये वो संविधान वो चीज़ है जो भारत के हर धर्म समुदाय को अपने धर्म के अनुसार जीने का हक देता है, वो उसी को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं, मनुवादी ताकतें। और जिस तरीके से लोगों को ये दिमाग में, हिंदू समाज के दिमाग में ये बात फैलाई जा रही है कि मुसलमानों को मतलब जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उनको भड़का के, तो कहीं ना कहीं वो इस्लाम को और मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह आज से नहीं, कई बरसों से होता चला आया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर ज़माने के अंदर इस्लाम को दबाने की या मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन कुदरत ने इस्लाम के अंदर वो लचक पैदा की है कि जितना इसको आप दबाएंगे ये उतनी और फैलती चली जाएगी। ये प्रकृति का नियम है और ये सदियों से होता चला आया है। तो जिस तरीके से मतलब आज माहौल बना हुआ पूरे देश के अंदर, तो ऐसे माहौल के अंदर मुमरा एक ऐसा शहर जिसने आज ये इस अफ्तारी के अंदर ये मिसाल पेश की है कि यहाँ अभी भी लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म जाति के समाज के लोग जो इस इफ्तार पार्टी में आए थे, आज भी वो अमन चाहते हैं और यही संदेश वो पूरे देश भर को देना चाहते हैं। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।